मुझे तो शर्म आती है और मुझे दुख भी होता है कि जब बिहार का नाम 5 बार अगर बजट में लिया गया तो इनका फ्रस्ट्रेशन और इनके भीतर का जो नफरत है वो इस तरह से जब सामने आ गया, तो अगर कल ये बिहार और केंद्र की सरकार में होंगे तब आप समझिए कि बिहार और बिहारियों के साथ क्या सलूक करेंगे। ये बिहार के साथ जब कभी भी इंसाफ करने की कोशिश हुई तो दूसरे राज्य या दूसरे दल, खास करके जो विपक्ष के जो दल होते हैं, वो इस तरह से करते हैं चीज़ों को कि बिहार को ही सब कुछ मिल गया और बिहार का विकास करना ठीक नहीं है। कि भाई तुम बिहार को बदनाम करने की कोशिश या उससे जो हे दृष्टि से तुम बिहार की देखने की कोशिश जो कर रहे हो, तो क्या आप बिहार का भला नहीं चाहते हैं? तो आने वाले दिनों में 5-6 प्रोजेक्ट्स अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर कोसी नहर, जिस वेस्टर्न कोसी नहर की बात की जा रही है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है, अगर आईआईटी के अंदर हॉस्टल्स बन जाते हैं, सीटें बढ़ जाती हैं, आने वाले दिनों में बिहार के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तो आने वाले दिनों में फूड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी सब्सिडरी कंपनियां हैं जो बिहार के अंदर रुख करेंगी। आंकड़ों को जो देख करके भी ना देखने की कोशिश करे। मैं कहूँगा कि पिछली बार बिहार सरकार को केंद्र से जो केंद्रीय कर वाला जो हिस्सा है उसमें 1,25,000 करोड़ रुपए मिलना था, जिसको बिहार के रिक्वेस्ट पे 1,29,000 करोड़ किया गया। तो ये आंकड़े तो सामने है ना। तो 18,000 करोड़ रुपए बिहार को एक्स्ट्रा मिल रहा है इस साल, और यूपी के बाद बिहार को दूसरा सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अगर 75,000 सीटें बढ़ेंगी तो क्या बिहार की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी? क्या उसमें कह दिया गया है कि भाई ये तेजस्वी जी इस प्रदेश से आते हैं या राहुल गांधी जी पिछले दिनों बिहार गए थे इसलिए भाई इस स्टेट के बच्चों को इसमें परमिशन नहीं मिलेगा? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। आम बजट 2025 पेश होने के बाद जहां एक तरफ चर्चा हो रही है कि बिहार को छप्पर फाड़ मिला, तो दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर जो विरोधी हैं, जो बिहार से इनकी राजनीति चलती है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस के नेता हो, वो यह कह रहे हैं कि बिहार को लॉलीपॉप मिला, कोई कह रहा है कि ठेंगा मिला, जबकि एनडीए के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बिहार को हर वो चीज़ मिला जिसे हर बिहारी जो है उम्मीद करता है, उम्मीद से बहुत ऊपर कुछ मिला है बिहार को। मेरे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। बिहार को जो कुछ भी मिला, विरोधी तो कह रहे हैं कि भाई लॉलीपॉप है, ये सिर्फ दिखावे की है, बिहार को कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, इस तरह की बातों का प्रयोग, जो शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी जी को तो सबसे पहले कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उसको देखना चाहिए, जिसमें कांग्रेस ने बेहद संगीन आरोप लगाया है। और आरोप नहीं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये बिहार का बजट है, ये केंद्रीय बजट नहीं, ये बिहार का बजट है। उस पार्टी के बड़े नेता हैं, रणनीतिकार हैं, जयराम रमेश जी, उन्होंने ट्वीट किया है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है, वो भी सांसद हैं। बगल में तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि ये सब कुछ बिहार के चुनाव को देखते हुए बिहार का बजट बनाया गया। अब या तो इंडिया अलायंस के आरजेडी के लोग सच बोल रहे हैं या कांग्रेस के लोग सच बोल रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बिरजू जी कहूँगा कि बिहार के साथ जब कभी भी इंसाफ करने की कोशिश हुई तो दूसरे राज्य या दूसरे दल, खास करके जो विपक्ष के जो दल होते हैं, वो इस तरह से करते हैं चीज़ों को कि बिहार को ही सब कुछ मिल गया और बिहार का विकास करना ठीक नहीं है, हमेशा उसको हाशिए पे रखा जाए। जैसे कांग्रेस ने फ्रेट इक्वलाइजेशन, जो माल भाड़ा समानीकरण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसकी वजह से 90 तक जो बिहार को जो बड़ा लॉस हुआ, उसकी वजह से आज बिहार पीछे है। यहाँ के संसाधनों से तमिलनाडु से लेकर के गुजरात तक और बंगाल तक सब लोग तरक्की किया, क्योंकि कहीं भी कच्चे माल ले जाने का भाड़ा एक उतना ही दाम था, जहाँ आप 10 किलोमीटर ले जाएं कि 10,000 किलोमीटर ले जाएं, तो उसका नुकसान हुआ बिहार को। और आज जब एनडीए की सरकार ने तय किया कि बिहार को भी मुख्य धारा में लाना चाहिए, जैसे पिछली बार भी बिहार को बहुत कुछ मिला और धीरे धीरे वो योजनाएं ज़मीन पर आ रही हैं, तो कहा गया कि ये बिहार का बजट है और इस साल बहुत कुछ दिया गया। मैं बहुत कुछ इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अब बिजली, सड़क, पानी से बिहार आगे बढ़ चुका है और बिहार आगे बढ़ चुका है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना पड़ेगा। जैसे 3 ग्रीनफील्ड आपको एयरपोर्ट मिला, राजगीर में, सोनपुर और भागलपुर में, और एक ब्राउनफील्ड जो आपका बिहटा में है एयरपोर्ट। जब एक एयरपोर्ट बनता है, मतलब जब कभी भी
आपको यात्रा के साधन सुगम होते हैं। तो आपको मालूम है कि चाहे बुद्धिस्ट धर्म को लें या जैन धर्म को लें या हिंदू धर्म को लें आप, या पर्यटन को लें, इन सब से जुड़े हुए जो पर्यटन हैं उसमें एयर से लोगों के आने जाने की अगर सुविधा बेहतर हो जाए तो उसका फ़ायदा टूरिस्ट प्लेस को बढ़ाने में या टूरिज़्म को बढ़ाने में बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो वो जो बिहार को मिला, और अगले कुछ सालों में जब ये चीज़ें हो जाएंगी स्क्रैच से, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है स्क्रैच से, मतलब जीरो से, मतलब जमीन अधिग्रहण से लेकर के हर चीज़ होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जब आता है तो उसके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पिछले बजट में कि गया को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात है। इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की बात आई है, और वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसका एक सेंटर बनाया जाएगा बिहार के अंदर। तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर कृषि आधारित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें डेवलपमेंट होगा। उसके बाद मखाना बोर्ड की जैसे बात हुई है, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप जब देखते हैं, फिर पटना आईआईटी को लेकर के भी चीज़ें आई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार कृषि आधारित राज्य है, और अगर 3 लाख के जो केसीसी है अगर उसको 5 लाख रुपए किया जा रहा है और वो सब्सिडाइज रेट पर मिलता है, मतलब उसमें जो ब्याज का जो होता है वो बहुत सब्सिडी पर वो रहता है। तो अगर बिहार के करोड़ों किसानों को अगर इसका लाभ मिलता है तो जाहिर सी बात है कि अगर बिना किसी ब्याज के उसको पूंजी मिले तो जाहिर सी बात है कि कृषि को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, फिर बहुत सारी ट्रेन का भी यहाँ पर रखा गया है, वंदे भारत हो या दूसरी ट्रेन है उनको भी ये किया गया है। उसके बाद एक है पश्चिमी जो वेस्ट कोसी कैनाल को डेवलपमेंट करने की जो बात है, उससे लगभग 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें कहा गया है, प्रस्तावित है, और लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि उसमें कहिए कि सिंचित हो जाएंगी। तो कृषि के क्षेत्र में आप मखाना से लेकर के इरिगेशन को लेकर के और फिर केसीसी को लेकर के अगर इन सब चीज़ों को देखेंगे, फिर कहा गया कि पटना एयरपोर्ट को लेकर के भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आपको मालूम है कि पटना राजधानी है और अगले 2 महीने में 3 महीने में यहाँ का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, और इसके अंदर अगर कुछ और इन्वेस्टमेंट आता है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में आने वाले दिनों में हो जाएगा, इमिग्रेशन काउंटर वगैरह भी बन रहा है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हो रहा है तो आने वाले दिनों में फूड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी सब्सिडरी कंपनियां हैं जो बिहार के अंदर रुख करेंगी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। बिहार को अब एक कहिए कि एक ग्राउंड बनाया जा रहा है कि यहाँ पे लोग आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एयर ट्रैवलिंग की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। सवाल आपने कहा कि भाई मखाना बोर्ड को लेकर आरजेडी के राज्यसभा सांसद का बयान है कि मखाना बोर्ड पहले से है, आप गूगल कर लीजिए, ये कौन सा, ये तो वही पुरानी शराब, पुरानी बोतल की कहानी है। देखिए आरजेडी के लोग क्या कहते हैं, मैं उस पर मैं फिर कहूँगा कि मैं उस पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि आरजेडी के लोगों को मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों से पूछने से पहले अपने गठबंधन के लोगों से पूछना चाहिए कि भाई तुम बिहार को बदनाम करने की कोशिश या उससे जो हे दृष्टि से तुम बिहार की देखने की कोशिश जो कर रहे हो, तो क्या आप बिहार का भला नहीं चाहते हैं? मेरा तो बस सीधा सवाल है कि संजय झा, इतनी सी सवाल आप मनोज झा से आप पूछ लें कि भाई मनीष तिवारी जी, जयराम रमेश जी, कांग्रेस के नेताओं से पूछ लें कि भाई क्या आप चाहते हैं कि बिहार डेवलपमेंट नहीं करे? तो मखाना बोर्ड पहले से था या नहीं था? अगर था भी तो उसमें और भी चीज़ें उसमें जोड़ी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर है तो उसको हम अगर विस्तार दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें उसकी बात हम नहीं करें, ऐसा कोई बात नहीं है। एक सवाल जो आमतौर पे कई बार जब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इस तरह के फैसले लेती है तो विपक्ष उससे सहमत नहीं होता। क्या लगता है कि भाई विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते सत्ताधारी दल, इस वजह से भी? नहीं, देखिए जो आंकड़ों को जो देख करके भी ना देखने की कोशिश करे, मैं कहूँगा कि पिछली बार बिहार सरकार को केंद्र से जो केंद्रीय कर वाला जो हिस्सा है उसमें 1,25,000 करोड़ रुपए मिलना था, जिसको बिहार के रिक्वेस्ट पे 1,29,000 करोड़ किया गया, और इस साल 14,000 करोड़ बढ़ा करके 1,43,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। तो ये आंकड़े तो सामने है ना,
इसमें तो कहीं ऐसे भी ऐसी बात नहीं है कि भाई ये आंकड़े झुठला सकते हैं आप कि पिछली बार की तुलना में 14,000 करोड़ रुपया, और अगर हम 4,000 करोड़ को जो पिछली बार फिर से दिया गया रिक्वेस्ट पर, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 18,000 करोड़ रुपये बिहार को एक्स्ट्रा मिल रहा है इस साल, और यूपी के बाद बिहार को दूसरा सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो जब केंद्र की सरकार बजटीय एलोकेशन कर रही है बिहार के लिए ज़्यादा, अगर यहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ला रही है एयरपोर्ट का, तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, एक साल में नहीं बनेगा, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल लगेगा, एक प्रोसेस में चीज़ें बनेंगी। तो आने वाले दिनों में 5-6 प्रोजेक्ट्स अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर कोसी नहर, जिस वेस्टर्न कोसी नहर की बात की जा रही है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है, अगर आईआईटी के अंदर हॉस्टल्स बन जाते हैं, सीटें बढ़ जाती हैं, इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पर आ जाता है और उसको पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक सेंटर बनाया जाता है, तो तय बात है कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और वो इन्वायरमेंट क्या क्रिएट होगा? उद्यमिता का। लोग स्टार्टअप शुरू करेंगे, बिहार के अंदर लोग आएंगे, और यहाँ भी डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स दिखेंगे। और जब ये प्रोस्पेक्ट्स दिखेंगे, मैं एक बात और भी कहूँगा कि जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि भाई 200 हम कैंसर डे केयर सेंटर खोलेंगे, तो क्या बिहार में नहीं खुलेगा? तय बात है कि बिहार के अंदर भी खुलेगा। अगर स्कूलों के अंदर तय हुआ कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी और उससे जुड़ी हुई जो एजुकेशन की जो चीज़ें हैं बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो तय बात है कि बच्चों के अंदर भी नए तरीके से बिहार को समझने और देश को समझने, एजुकेशन को समझने का मौका मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को मैं कह रहा हूँ, बार बार अब मैं यही बात कह रहा हूँ, अगर आपको SC ST OBC को अगर बिना कोलेट्रल का अगर आपको करोड़ों रुपए लोन मिल जाता है, तो क्या बिहार के अंदर उद्यमशीलता नहीं बढ़ेगी? आप मुझे बताइए, क्या तय कर दिया गया उसमें कि भाई बिहार को कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा होता है क्या? तो जब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो तय बात है कि बिहार के अंदर ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं उस पर काम होगा, ये बात तय है। दूसरी बात मैं कहूँगा आपके माध्यम से, बिहार इंडिया टॉप के माध्यम से, कि बिहार के लोग, आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने के लिए बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स के माध्यम से और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। मेडिकल की सीटों में नीट के माध्यम से जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, उसमें अगले 5 सालों में 75,000 सीटों का इजाफा होना है, और अगले कुछ सालों में जो IIT के अंदर जो सीटें हैं उसको डबल किया जाना है, जो अभी सीटें हैं उसको डबल किया जाना है। तो क्या बिहार के बच्चों के सामने ऑप्शंस नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अगर 75,000 सीटें बढ़ेंगी, अगर बच्चों को IIT की सीटें बढ़ेंगी, तो क्या बिहार की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी? क्या उसमें कह दिया गया है कि भाई ये तेजस्वी जी इस प्रदेश से आते हैं, या राहुल गांधी जी पिछले दिनों बिहार गए थे, इसलिए भाई इस स्टेट के बच्चों को इसमें परमिशन नहीं मिलेगा? तो जो आंकड़े हैं वो बेहद स्पष्ट आंकड़े हैं, और उन आंकड़ों पर बात होनी चाहिए कि बिहार को जो मिल रहा है पूरे देश को मिल रहा है, उसमें भी बिहार का हिस्सा है। इस बात को ठीक से समझने की जरूरत है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि नीतीश कुमार को लेकर एक आरोप लगता रहा कि भाई नीतीश कुमार ने बिना शर्त केंद्र की सरकार को समर्थन दे दिया है। जिस 2 बैसाखी के सहारे केंद्र का सरकार चल रही है, नीतीश कुमार वहाँ पे अब कुछ नहीं कर सकते। बैसाखी है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो बजट पे बिहार को मिला है, लगता है कि भाई नीतीश कुमार का दबदबा कह लीजिए, जलवा कह लीजिए, वो काम आया है, और इसीलिए बिहार को उम्मीद से ज़्यादा मिला है, जैसे कि आप कह भी रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उम्मीद से ज़्यादा नहीं, अभी भी बिहार को जो डेवलपमेंट की जो उम्मीदें हैं, अभी उसके लिए बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केंद्र में एनडीए की सरकार और बिहार में जब एनडीए की सरकार है, तो पहली बार आज़ाद भारत में एक ऐसी परिस्थिति बनी है बिहार के लिए, जहां पे दोनों सरकारों की चिंता बिहार को लेकर के है, और इसको कैसे जल्दी से जल्दी एक दूसरे स्टेट की तुलना में हम एक बराबरी पर ला सकें। तो मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत अच्छी परिस्थिति है कि भाई यहाँ नीतीश कुमार जी, अगर दबाव की राजनीति की बात कही जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको दबाव की राजनीति समझना चाहिए। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि जो पीछे छूट गए राज्य हैं, कांग्रेस की कारस्तानियों की वजह से, फ्रेट इक्वलाइजेशन की वजह से, माल भाड़ा समानीकरण की वजह से, उसका फ़ायदा अगर आज हमको देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि भाई जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ वो दुर्व्यवहार अब ख़त्म हो, और आज हम इस बिहार को देंगे, तो तय बात है कि भाई बिहार को लाभ होगा।
तो इसके लिए तो जरूरी है ना कि बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार और केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार बनी रहे। नहीं तो कांग्रेस का जो रवैया, कल पूरे दिन भर मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस से जुड़े हुए संपादक लोग हैं, या जैसे राजदीप सरदेसाई की बात आप कर लीजिए, MK वेणु की बात कर लीजिए, जो इकोनॉमिक टाइम्स के बड़े संपादक रहे हैं, मैं 1 दर्जन सांसदों और उनके समर्थित पत्रकारों को मैंने जिस तरह के घृणित ट्वीट करते हुए देखा है, मुझे तो शर्म आती है और मुझे दुख भी होता है। लेकिन मैं बिहार के लोगों को एक चेतावनी भी दे रहा हूं कि जब बिहार का नाम 5 बार अगर बजट में लिया गया, तो इनका फ्रस्ट्रेशन और इनके भीतर का जो नफरत है वो इस तरह से जब सामने आ गया, तो अगर कल ये बिहार और केंद्र की सरकार में होंगे, तब आप समझिए कि बिहार और बिहारियों के साथ क्या सुलूक करेंगे ये। चलिए, बिहार को जो कुछ भी मिला, राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन विपक्षी दलों का, उसमें कहीं ना कहीं एक राय नहीं देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कई सांसदों ने ट्वीट किया कि भाई ये बजट सिर्फ बिहार के लिए था, चुनाव है और इसलिए टोटली बजट बिहार पर फोकस था। हालांकि महागठबंधन के अंदर अगर आप बिहार में बात कर लेंगे, तेजस्वी यादव उन बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार को लॉलीपॉप मिला, बिहार को ठेंगा मिला। बहरहाल राहुल जी थे, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए।